जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। और आज है 22 जून 2026। इस वीडियो में हम पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दोस्तों, आज का पहला खबर है एफएटीएफ। दोस्तों, एफएटीएफ के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो पहले भारतीय बने हैं विवेक अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि जो एफएटीएफ का जो उपाध्यक्ष बना है वो भारतीय सबसे पहले भारतीय बने हैं जिनका नाम है विवेक अग्रवाल। दोस्तों, ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो भारत की जो वैश्विक वित्तीय कूटनीति है उसकी एक सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भारतीय जो है वो किसी दुनिया के इतनी बड़ी संस्था यानी कि एफएटीएफ का जो है वो उपाध्यक्ष बना है। ठीक है दोस्तों, एफएटीएफ क्या है दोस्तों? तो एफएटीएफ जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह टेरर फाइनेंसिंग उसको रोकने का काम करता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये 1989 में इसका स्थापना किया गया था। G7 देशों द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय दोस्तों है वो पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकना, टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकना और जो पॉलिफिलिएशन फाइनेंसिंग है, जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया है उसको रोकना। विवेक अग्रवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो एफएटीएफ है इसका फर्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय बने। ये भारत की वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में बढ़ती भूमिका का एक प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। और भारत 2010 से जो है एफएटीएफ का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, ये संस्थापक सदस्य नहीं है बल्कि भारत जो है एफएटीएफ में वो 2010 में शामिल हुआ था। और यह नियुक्ति भारत की जो वित्तीय जो ट्रांसपेरेंसी है, आतंकवाद के निरोधक प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मजबूती के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे एफएटीएफ का मुख्यालय फ्रांस में है। एफएटीएफ का जो स्थापना हुआ था 1989 में हुआ था। भारत इसका सदस्य कब बना? 2010 में बना। और इसका जो गठन है, जो एफएटीएफ को निर्माण किया है वो G7 देशों ने किया है। G7 देशों कौन कौन से है दोस्तों? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और जापान है। ठीक है दोस्तों, तो संभावित प्रश्न है एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में। इसका भारत सदस्य कब बना? तो 2010 में। और ये किससे संबंधित है? तो G7 देशों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि जो एफएटीएफ है ना, एफएटीएफ में लिस्ट होता है। कौन कौन सा लिस्ट होता है? एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है और एक होता है पीएमएलए। ठीक है दोस्तों, एफएटीएफ में क्या होता है? लिस्ट होता है। कौन कौन सा लिस्ट होता है? एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है और एक होता है पीएमएलए। तो ग्रे लिस्ट क्या होता है दोस्तों? ग्रे लिस्ट में किसको जो है शामिल किया जाता है? तो वो देश जो एफएटीएफ मानकों का पूर्ण पालन नहीं करते हैं, कमियों को सुधार करने के लिए उनको समय दिया जाता है कि आप ग्रे में हैं। ठीक है, अगर आप ब्लैक में चल जाएंगे तो आपको किसी तरह का फंडिंग नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको ग्रे है तो ग्रे का मतलब कि आपको चेतावनी दिया जा रहा है। ठीक है, और इन देशों पर अतिरिक्त निगरानी भी रखी जाती है। विदेशी निवेश की जो वैश्विक वित्तीय लेन देन है उससे प्रभावित भी होते हैं, तो वो भी इसका देखा जाता है। जैसे कि हमारा नल्ला जो पाकिस्तान है, ये कई वर्षों तक जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेरर फंडिंग होता है ना? खैर जो भी हो, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान जो है कई वर्षों तक जो है ग्रे लिस्ट में रहा है। 2022 से ये बाहर निकला है, फिर 2023 में दोबारा शामिल हुआ है। बार-बार निकलता है, शामिल होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट का, तो उसमें टेररिस्ट नाम का प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर कभी सवाल में आए कि टेररिस्ट नाम का जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है तो बता देना पाकिस्तान होता है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट की बात करें दोस्तों तो ब्लैक लिस्ट है ये उस जोखिम सूची है। आपको नहीं लगता है कि ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए पाकिस्तान को? भाई साहब, डाल देना चाहिए, है ना? वो देश जो एफएटीएफ नियमों को गंभीर उल्लंघन करता है, आतंकवाद, वित्त पोषण और धन शोषण को उसको रोकने में पूर्णतः विफल होता है। इन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगता है। तरह तरह के वैश्विक जो है अलगाव वगैरह इससे पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से लगभग ही इसको बाहर कर दिया जाता है। अगर हम देखा जाए तो अब तक ईरान और उत्तर कोरिया जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है दोस्तों,
पाकिस्तान अभी तक ब्लैक लिस्ट में नहीं गया है। अभी तक फ़िलहाल देखा जाए तो ईरान और उत्तर कोरिया को जो ही है ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। पीएमएलए क्या है? पीएमएलए 2002 क्या है? ठीक है दोस्तों, ये इसका पूर्ण नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है दोस्तों, धन संशोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये भारत का एक प्रमुख कानून है और अवैध धन की पहचान, कुर्की, जब्ती प्रावधान जो है एफएटीएफ के मानकों के अनुरूप बनाया गया कानून है। दोस्तों, दुनिया के लिए एफएटीएफ है, लेकिन भारत में भी एक कानून है जिसका नाम है पीएमएलए 2002। और इसमें भारत में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम होता है, जो भी केसेस आते हैं, उसको ये देखरेख करता है और एफएटीएफ के मानकों के अनुरूप ही ये जो है कानून बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रावधान हैं जैसे कि संदिग्ध लेन-देन की निगरानी करना, अवैध संपत्ति की कुर्की करना, अपराधों के लिए कठोर दंड और जमानत पर कड़े प्रावधान। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं कि जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो कि भारत की एकमात्र जो संस्था है, जो पूरे देखते हो भाई पार्टी तोड़ने जोड़ने में बनाया हुआ है। भारत सरकार इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। तो ये इसका स्थापना 1956 में किया गया था। ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और ये पीएमएलए को लागू करने और धन संशोधन के मामले की भी जांच करता है। फिर है फ्यूआईएनडी, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसकी स्थापना 2004 में किया गया था। ये भी क्या करता है, जो संदिग्ध वित्तीय लेन-देन है उसको जो है ये रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों एनसीआरबी, है ना। एनसीआरबी जो है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। इसकी स्थापना 1986 में किया गया था और इसका जो मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय, उसके अधीन ये कार्य करता है। अगर हम दोस्तों बात करें तो एफएटीएफ की स्थापना 1989 में किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। भारत 2010 में सदस्य बना था। पीएमएलए जो है 2002 में कानून बना था। ईडी की स्थापना 1956 में हुआ था। एफयूआई इंडी की स्थापना 2004 में हुआ था और एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखने के कुछ ट्रिक हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा खबर देखते हैं दोस्तों कि डब्ल्यूईएफ, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 है, वो भारत उसमें 17वें यानी कि 70 रैंक स्थान प्राप्त किया है। 17वां रैंक जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूईएफ की जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता है उसमें भारत का जो रैंक है वो 70 प्राप्त हुआ है, यानी कि 70 इसका रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसी का एक ये संस्था है जो इंडेक्स जारी करती है। ये क्या होता है इससे कि जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में है वो भारत की तेजी की प्रगति को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा ये एक सूचकांक तैयार किया जाता है और ये सूचकांक देशों की ऊर्जा प्रणाली और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के मूल्यांकन को करता है। एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को भी मापता है। नवीकरणीय ऊर्जा, उसकी नीति, उसके निवेश और उसकी जो अवसंरचना है या मानव संसाधन जैसे मानकों पर ये आधारित होता है। अगर देखा जाए तो सिस्टम परफॉर्मेंस के हिसाब से 10-60% देखा जाता है और ट्रांजिशन रेडनेस से 40% काउंट किए जाते हैं। तो सिस्टम परफॉर्मेंस कि किस तरह की आप एनर्जी सिक्योरिटी है, क्या इक्विटी इसमें है, कौन-कौन से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है और इसका बाद जो ट्रांजिशन रेडनेस है वो है कि उसकी पॉलिसी क्या है, कौन सा इनोवेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या लगा हुआ है। इसके दो जो ईटीआई की जो 2 प्रमुख आयाम भी हैं। ठीक है दोस्तों, ईटीआई की बात करें तो ईटीआई 2026 में भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो रैंक है वो 70वां रैंक है। 70, है ना, 70 रैंक है। ईटीआई मतलब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर सुधार हुआ है। भारत विश्व की सबसे तेज एनर्जी ट्रांजिशन करने वाले देशों में शामिल हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा क्षमता, उसका निवेश, उसका नीतिगत सुधार इसका कारण बना है। ऊर्जा की बहुत पहुंच बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार में सुधार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें दोस्तों तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। संस्थापक जो है वो क्लाउस श्वाब है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो प्रसिद्ध बैठक है वो जो दावेस समिट है वहाँ पर होती है। प्रकृति इसकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है दोस्तों, ईटीआई 2026 जो सबसे टॉप है, जहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे टॉप देश है, पहला है स्वीडन, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है डेनमार्क, एस्टोनिया और नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, ये 5 ऐसे देश हैं जो लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, एनर्जी ट्रांजैक्शन कौन जारी करता है, ईटीआई के 2 प्रमुख आयाम कौन-कौन से हैं, भारत ईटीआई 2000 में कब स्थान हुआ था और डब्ल्यूई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो डब्ल्यू का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है,
उम्मीद करते हैं कि ये जेनेवा में इसका मुख्यालय उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये जो है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF है, वो इसका जारी करता है। ईटीआई के दो प्रमुख आयाम कौन-कौन से दोस्तों? तो पहला है सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस और दूसरा है ट्रांजेक्शन रिडाइनेंस। ठीक है, भारत ईटीआई में कब स्थान पर बना? 2026 कितने स्थान पर है दोस्तों? तो ये 70 यानी कि इतना रैंक इसको हासिल हुआ है। WEF की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो ये 1971 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर हम WEF एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की उपलब्धि की बात करें, जो भारत को जो रैंक में सुधार हुआ है, अगर तो भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें कि इसमें जो हमने 2047 तक जो है जो विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो का जो प्रोग्राम रहा है, उसके लक्ष्य को हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो सोलर ऊर्जा क्षमता निर्माण में भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है देश बना है। वाइंड एनर्जी पवन ऊर्जा क्षमता में देखा जाए तो विश्व का चौथा देश हम बने हैं। रिन्यूएबल इन जो कैपेसिटी है उसमें देखा जाए तो हम विश्व का चौथा देश बने हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता की बात करें तो 2030 तक हम जो है लगभग 50% हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। भारत की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं दोस्तों, जैसे नेशनल सोलर मिशन जिसका जो स्थापना है 2010 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर है पीएम कुसुम स्कीम, किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित जो सिंचाई व्यवस्था है, सोलर पंप सोलर प्लांट लगाना, ये चल रही है। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में इसको जो है स्थापना किया गया था। इसमें क्या है कि भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो बनाना है। ठीक है दोस्तों, भारत का जो नेट जीरो टारगेट 2070 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि नेट जीरो का मतलब होता है कि जब किसी देश द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बिल्कुल ही जो अवशोषित गैसों की मात्रा उसके बराबर हो जाए तो उसको हम नेट जीरो करते हैं। यानी कि आपने जितना CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आप जो है CO2 को रिड्यूस करने के लिए हरियाली लगा रहे हो, पेड़ पौधे लगा रहे हो, ताकि दोनों जो है वो बैलेंस हो जाए। तो उसको बोलते हैं कि आप जो है नेट जीरो की तरफ पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। दूसरा है IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, इसका मुख्यालय अबू धाबी UAE में है। UNP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय जो है वो बर्न जर्मनी में है। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट भी सो इम्पोर्टेंट क्या है कि ETI कौन जारी करता है? तो WEF जारी करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो 17वीं रैंक प्राप्त हुआ है। इंडिया नेट जीरो का लक्ष्य 2070 है। ISA भारत और फ्रांस की पहल है। इसके मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है ना। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो 2023 में शुरू किया गया था। परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि ETI की संस्था किस द्वारा जारी किया जाता है? WA का मुख्यालय कहाँ पर है? ETI 2000 भारत का स्थान क्या हुआ? ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, जैनेंद्र के जैन है ना। जैनेंद्र के जैन है, उनको उल्फ प्राइज इन फिजिक्स 2025 जो है उसे इनको अवार्ड दिया गया है, नवाजा गया है। ये भारतीय मूल के एक भौतिकी वैज्ञानिक हैं जिनको ये उल्फ प्राइज जो है प्राइज दिया गया है। दोस्तों उल्फ प्राइज जो है 2025 में ही इनको जो है नाम है नामांकन किया गया था। इनको वहाँ पर ही बताया गया था कि आपको 25 जो है 2 पुरस्कार मिलने वाला है। लेकिन हालांकि 2026 में इनको जो है भव्य समारोह के माध्यम से इनको दिया गया था। लेकिन ये जो प्राइज है ये 2025 में ही डिसाइड हो गया था कि इनको देना है। 2025 में ही इनका नाम उस पर ऐड हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले भारतीय हैं जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जो भौतिक वैज्ञानिक में भौतिकी उपलब्धि में इनको ये अचीवमेंट मिला है। अगर देखा जाए दोस्तों तो फिजिक्स 2025 के लिए उल्फ प्राइज इनको सम्मानित किया गया है। उल्फ प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय मूल के भौतिकी वैज्ञानिक बने हैं। और क्यों मिला है? तो क्वांटम मैटर और कंपोजिट फर्मियन थ्योरी में उन्होंने क्रांतिकारी योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। एक नज़र देखें दोस्तों तो जैनेंद्र के जैन की बात करें तो ये सांभर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1960 में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है IIT कानपुर, बाद में फिर PhD USA से किए थे। वर्तमान में ये जो है पेंसुला स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है ये अभी फिलहाल हैं। ओल्फ प्राइज क्या होता है दोस्तों? तो जो ओल्फ प्राइज है ये इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। कौन देता है? तो ओल्फ फाउंडेशन देता है।
कौन-सा देश में दिया जाता है? तो इज़राइल में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और आर्ट्स में ये पुरस्कार दिया जाता है। लोग दोस्तों ये माना जाता है कि ये पुरस्कार नोबेल प्राइज़ के बाद सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि जब ये वुल्फ प्राइज़ मिल जाता है, तो आने वाले कुछ दिनों में यही जो वुल्फ प्राइज़ व्यक्ति जो प्राप्त करता है, उसको नोबेल भी दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ देने से पहले की ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये प्राइज़ है। अगर ये प्राइज़ आपको मिल गया है, तो उम्मीद 90% बना रहता है कि आपको नोबेल मिलेगा ही। तो ध्यान रखो दोस्तों, अगर वुल्फ प्राइज़ मिल गया तो नोबेल पक्का मिलने वाला है। अगर इज़राइल से जुड़े हुए तथ्य की बात करें दोस्तों, तो इज़राइल की राजधानी जेरूसलम है। संसद को इस यहाँ पर जो है ये नेसेट बोला जाता है। मुद्रा इसकी बात करें तो इज़रायली न्यू शेकेल है और राष्ट्रपति यहाँ के देखें तो इज़ाक हेरज़ोग हैं, जो 2025 में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया था। यही राष्ट्रपति इनको पुरस्कार जो है 2025 में प्राप्त किए थे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट दोस्तों? तो वुल्फ प्राइज़ की स्थापना कब की थी? 1978 में। वुल्फ प्राइज़ जो है वो कौन देता है? तो वुल्फ फाउंडेशन देता है। कहाँ का है ये? तो इज़राइल का है। इज़राइल के ये जो है जैनेंद्र की ये इंडियन ओरिजिन फर्स्ट फिजिस्ट हैं, जो कि नाम है जैनेंद्र के जैन और इनको जो है कह सकते हैं कि वुल्फ प्राइज़ मिला है। वुल्फ प्राइज़ को भी नोबेल के पूर्व संकेतक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों जैनेंद्र के जो है उनका जो वैज्ञानिक योगदान है, उन्होंने क्या किया था? तो कंपोजिट फर्मिनियन थ्योरी है ना, कंपोजिट फर्मिनियन थ्योरी एंड क्वांटम फिजिक्स में क्रांतिकारी उन्होंने खोज किया था। ये है क्या एक्चुअली दोस्तों? कंपोजिट फर्मिनियन थ्योरी क्या है? तो 1989 में जैनेंद्र द्वारा ये जो प्रस्तावित सिद्धांत है, इस सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन को एक फल्क्स के साथ जो है बांध करके रूप में समझाया गया था और ये अत्यधिक ही शक्तिशाली कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनों के असमान व्यवहार को समझाने में मदद किया था। इस सिद्धांत से क्या होता है कि जो फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट है, उसको समझाने में बहुत ही क्रांति लाया था। फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या होता है फिर? तो ये हॉल इफेक्ट जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्वांटम हॉल इफेक्ट बहुत ही कम तापमान और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को देखा जाता है। फ्रैक्शनल क्वांटम इफेक्ट जो है चार्ज पूर्णांक के स्थान पर जो है ये फ्रैक्शनल मूल्यों को दिखाई देता है। ये इलेक्ट्रॉनों की सामूहिक क्वांटम अवस्था के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग के हम उपयोग में बात करें दोस्तों, तो जो कंपोजिट फर्मिनियन थ्योरी है, वो क्वांटम हॉल प्रभाव के सिद्धांत के कारण क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आने वाले समय में जो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो बहुत बड़े आविष्कार होंगे, तो कहीं न कहीं ये फार्मूला जो है उसमें काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वांटम बिट्स जो है उसके स्थिर रखने के लिए, त्रुटि कम करने के लिए नई क्वांटम सामग्रियों को विकसित करने में ये सहायक हो सकता है। सेमीकंडक्टर तकनीक, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। जैनेंद्र जैन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इनका राजस्थान में जन्म हुआ था। आईआईटी कानपुर से इन्हें शिक्षा ग्रहण किया था। बाद में पीएचडी इन्होंने यूएसए से किया। वर्तमान में जो है ये पेंसिल्वेनिया स्टेट में रहते हैं। इनको पुरस्कार कौन सा मिला? वुल्फ प्राइज़ पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, अन्य पुरस्कार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नोबेल प्राइज़ जो वर्ष 1901 से शुरू हुआ था, विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किया गया था। फील्ड मेडल गणित के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला था। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान के लिए, अबेल प्राइज़ गणित के लिए और भारत रत्न जो है ये भारत के सर्वोच्च नागरिक। ये अन्य वैज्ञानिक पुरस्कार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ जो इम्पोर्टेंट है रिवीजन कर लेते हैं। जैसे वुल्फ प्राइज़ 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन देता है? इज़राइल देता है। ये भारत के जैनेंद्र के जो है इनको फर्स्ट फिजिशियन है जिनको मिला है। प्रसिद्ध खोज इनकी है कंपोजिट फर्मियन थ्योरी 1989 में। फिर वो रिलेटेड प्रभाव क्या है? फ्रिक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का इनका महत्वपूर्ण खबर। नेक्स्ट है दोस्तों आईएनएस दूनागिरी, है ना? आईएनएस दूनागिरी जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। आईएनएस दूनागिरी जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। 21 जून 2026 को कोलकाता में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 21 जून जो कि योग दिवस था, तो प्रधानमंत्री जो कि कलकत्ता में उपस्थित हैं, तो उसी समय जो है ये जो आईएनएस दूनागिरी है उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये प्रोजेक्ट 71 की अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। स्टील्थ फाइट किसको बोलते हैं? स्टील्थ जो किसी के रडार में पकड़ में ना आए
और फ्रीगेट का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे हथियार लोडेड होते हैं, ब्रह्मोस वगैरह भी इसमें लोडेड होते हैं, इसलिए इसको फ्रीगेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आईएनएस दुर्गागिरी की बात करें दोस्तों, तो आईएनएस दुर्गागिरी क्या है, तो ये ही एक अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के तहत ये निर्माण किया गया है और नीलगिरी क्लास फ्रीगेट का हिस्सा है ये समुद्र हो गया, वायु पनडुब्बी खतरों को निपटने में सक्षम है और लंबी दूरी की क्षमता के साथ साथ आधुनिक हथियार बनाने भी इसमें लगे हुए हैं। प्रोजेक्ट 70A की बात करें दोस्तों, तो भारतीय नौसेना का नेक्स्ट जनरेशन जो फ्रीगेट प्रोग्राम है वो प्रोजेक्ट 70A है। इसमें कुल 7 जहाज हैं वो बनने वाले हैं। निर्माण कौन करेगा, तो MDL मुंबई और GRSC कोलकाता। वर्ग क्या है, नीलगिरी क्लास। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य क्या है, आधुनिक बहुउद्देशीय और अस्टील क्षमताओं से लैस युद्धपोत। ठीक है दोस्तों, फ्रीगेट क्या होता है, फ्रीगेट होता है मध्यम आकार का युद्धपोत। एयर डिफेंस, हवाई खतरों में सुरक्षा करना, एंटी सबमरीन वारफेयर में अभियान में काम करना, गाइडेड मिसाइल वगैरह इसमें जो है उसकी कैपेबिलिटी होता है। मल्टी रोल वारशिप में भी ये भूमिका निभाता है। सीधी-सीधी जो फ्रीगेट का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे वो वार उपकरण लगाए गए हैं जो कि वार होने पर उससे लड़ा जा सकता है। स्टील्थ डिजाइन जो रडार के पकड़ में ना आता हो, सरफेस टू एयर मिसाइल टू सरफेस टू मिसाइल है ना, एडवांस रडार, सोनार सेंसर, 7mm सुपर रैपिड गन, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन क्षमता भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारतीय नौसेना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मोटो है सोम सो वरुण। ठीक है दोस्तों, नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके 3 प्रमुख कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है और साउथर्न नेवल कमांड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इससे जुड़ा हुआ खबर। आईएनएस संशोधक है ना, आईएनएस संशोधक जो है और आईएनएस अग्रे नौसेना में भी शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ देखा जाए तो आईएनएस संशोधक एवं आईएनएस अग्रे जो है वो नौसेना में भी शामिल हुआ है। 3 स्वदेशी जो युद्धपोत है वो भारत की समुद्री शक्ति को नई मजबूती देगा। तो आईएनएस संशोधक क्या है, तो ये एक जो है ये सर्वे वेसल है, बड़े जल ये कह सकते हैं कि ये सर्वेक्षण करता है, ये सर्वे करता है, अंदर के निगरानी करता है ये समुद्र के अंदर में, और ये समुद्र तल की मैपिंग करता है, उसकी गहराई को मापता है, भ्रू आकृति जो उसका अध्ययन करता है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा करता है, नेविगेशन चार्ट वगैरह तैयार करना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईईजेड तटीय सुरक्षा और समुद्री संस्थानों में ये प्रमुख सहायक है। ठीक है दोस्तों, और आईएनएस एग्रे ये पनडुब्बी रोधी क्षमता की प्रहरी है। जो एंटी सबमरीन वारफेयर वाटरक्राफ्ट ये एक तरह से देखा जाए तो जो दुश्मन पनडुब्बी को पता लगाना, उसको ट्रैक करना और अपने को जो वार है, जो स्टील फाइटर है, उसको ये संदेश देता है। ये तटीय जल क्षेत्रों में भी जो उच्च दक्षता का काम करता है। आधुनिक सोनार और टारपीडो जैसे सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सोनार की बात करें दोस्तों तो ये साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, जिसको ध्वनि तरंगों की सहायता से पानी के अंदर जो वस्तुओं को पता लगाने का काम करता है। ईईजेड का मतलब होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि 200 जो नॉटिकल माइल के अंदर के जो क्षेत्र होते हैं वो किसी भी देश का ईईजेड कहलाते हैं। यहाँ पर तटीय राज्य को प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष उपयोग करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और ये यूएन क्लॉज 1932 के तहत मान्यता प्राप्त भी है। तो फिर यूएनओ क्लॉज क्या होता है दोस्तों, तो ये यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन द लॉ ऑफ द सी है, जो कि 1982 में बना था। समुद्र से जुड़े हुए अधिकार कानून को ये जो है परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, हमने 3 जो युद्धपोत है उसकी बात करें। पहला जो हम आईएनएस धुनागिरी की बात करें, ये युद्ध क्षमता के लिए निर्माण किया गया है। आईएनएस संशोधक की बात करें तो ये समुद्री मानचित्र मैपिंग के लिए इसको बनाया गया है। और आईएनएस एग्रे की बात करें तो ये पनडुब्बी रोधी क्षमता के लिए इसको निर्माण किया गया है। 3 युद्धपोत को जो है शामिल किया गया था। 21 जून 2026 को कोलकाता में भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण कौन करता है, तो ये जीआरएससी यानी कि गार्डन रिसर्च जो शिप बिल्डर है कलकत्ता में, वो इसका निर्माण करता है, डिजाइन भी वही करता है और रक्षा में आत्मनिर्भर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना भी जाता है। मैंने बता दिया था कि भारतीय नौसेना का 3 कमांड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथर्न। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों खबर है FOC
एफएओ की जो है सोफिया रिपोर्ट 2026 में भारत विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। एफएओ की जो सोफिया रिपोर्ट 2026 है उसमें भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ये क्या चीज़ का रिपोर्ट है? तो जो जलीय जीव उत्पादन है, एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन में भारत की ये जो रैंकिंग है एक बहुत बड़ी छलांग माना जाता है। एफएओ क्या होता है? ये होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये जलीय जीव उत्पादन में भारत जो विश्व के दूसरा सबसे बड़ा देश बना है, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला। सोफिया रिपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो सोफिया रिपोर्ट क्या है? तो सोफिया का पूर्ण रूप होता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरी एंड एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर। ये एफओ की प्रमुख जो है फ्लैगशिप रिपोर्ट है। विश्व स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति जो है उसकी चुनौतियों को आकलन करता है। नीतिगत निर्णय, सतत विकास और खास सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को समझा जाता है। भारत की उपलब्धि की बात करें दोस्तों, तो भारतीय जलीय जीव उत्पादन जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आते हैं। भारत का जो वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 8% जो है भारत का वैश्विक उत्पादन का योगदान है। एक्वाकल्चर उत्पादन में भारत जो है अग्रणी देशों में शामिल है। पिछले 1 दशक में भारत का जो जलीय उत्पादन है वो तेजी से बढ़ा है। मत्स्य निर्यात और घरेलू खपत भी निरंतर वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें दोस्तों एफओए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में है और ये एक संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन का विकास करना, भूख एवं कुपोषण को समाप्त करना और सतत और समावेशी ग्रामीण विकास को ध्यान देना। इसमें देखा जाए दोस्तों, तो जलीय जीव उत्पादन शीर्ष स्थान की बात करें तो पहला नंबर पर चीन है, दूसरा पर भारत है और तीसरा पर इंडोनेशिया है। भारत का वैश्विक योगदान लगभग 8% है, जो इसकी बढ़ती क्षमता को भी दर्शाता है। सोफिया का पूर्ण रूप नाम क्या है दोस्तों? तो ये इसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर। ठीक है दोस्तों, भारत की रैंक सेकंड है, वैश्विक योगदान 8% है। एफएओ की स्थापना 1945 में हुआ था, मुख्यालय रोम, इटली में है और यह यूएनए की एक विशेष एजेंसी भी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सोफिया है उसमें अगर देखा जाए तो और सारी जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई है, जैसे ब्लू इकोनॉमी, है ना? पीएम मत्स्य संपदा योजना और EEEZ। ठीक है दोस्तों, ये सारे भी जो है बीपीएससी में भी ये महत्वपूर्ण सवाल जो है बनते हैं, तो मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया है। ब्लू इकोनॉमी क्या है? बहुत ये सवाल आते रहते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग करते हुए आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना जो है, इसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे मत्स्य पालन, जलीय कृषि, तटीय पर्यटन, शिपिंग एवं बंदरगाह, समुद्री ऊर्जा या समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, ये सब ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा आता है। ठीक है दोस्तों, पीएम मत्स्य संपदा योजना क्या है दोस्तों? तो इसका शुरुआत 2020 में किया गया था मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के तहत। इसमें क्या था कि मत्स्य उत्पादन को वृद्धि करना है, मछुआरे उसकी आय को दोगुना करना है, मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देना है और रोजगार सृजन करना है। पीएमएसवाई के कुछ प्रमुख घटक है, जैसे जलीय कृषि, मत्स्य पालन, है ना? मछुआरों के लिए बीमा और कल्याण योजनाएं जैसे शुरुआत करना। ठीक है दोस्तों, EEZ की बात करें दोस्तों, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये हर देश के 200 नॉटिकल माइल के अंदर की जो सीमा होता है, लगभग 370 किलोमीटर का जो एरिया होता है, उसको हम EEZ बोलते हैं। इस क्षेत्र में तटीय राज्य जो है प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। मत्स्य पालन, खनिज या ऊर्जा संसाधन जैसे अन्य उपयोग के इस्तेमाल करते हैं और ये जो है अनक्लोज 1982 के तहत जो है अधिकार प्राप्त एरिया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत के प्रमुख मत्स्य उत्पादक में राज्य की बात करें, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये शामिल हैं। अगर हम समुद्री मत्स्य की बात करें तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। दोस्तों, भारत की समुद्री तटरेखा तटीय की बात करें तो भारत की जो समुद्री तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबा है। 9 तटीय राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समुद्री संसाधनों के विकास में अपार संभावना देखा जा रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि भारत जो है अंडमान निकोबार में एक नया पोर्ट बनाने जा रहा है, नया सिटी भी बनाने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट खबर है दोस्तों कि भारत की जो पहली कमर्शियल कॉल एट
अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है। भारत की पहली जो कमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है ये लगाया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको ओडिशा में ये स्थापित किया गया है और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या है दोस्तों? कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर यह आधारित जो है भारत की पहली कॉमर्शियल परियोजना है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? तो भारत की पहली कॉमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना कहाँ किया गया दोस्तों? तो उड़ीसा में किया गया है। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है। ये आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोल टू अमोनियम नाइट्रेट बनाने की प्रक्रिया क्या दोस्तों? तो पहले कोल आएगा, उसका फिर गैसिफिकेशन होगा, फिर उसको हम साइन गैस करेंगे, उसको फिर अमोनिया बनेगा और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग क्या है दोस्तों? तो उर्वरक फर्टिलाइजर के इसमें इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में। खनन उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक विस्फोट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आयात निर्भरता कम होगी, क्योंकि अभी हम जो स्थिति बना हुआ है वैश्विक स्थिति, उसमें हम महंगे दामों में जो हम अमोनियम नाइट्रेट जो है विदेशों से मंगाते हैं। तो उससे क्या होगा कि दाम पर जो भार पड़ रहा था, विदेशी डॉलर जो घट रहे थे, उस पर जो है प्रभाव कम पड़ेगा। रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगा, क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी जो है उससे पर्यावरण को लाभ होगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जैसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ पर उच्च न्यायालय कटक में है, इसका प्रमुख नदी महानदी है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह है और ये खनिज संपदा में अग्रणी राज्यों में से एक है। ठीक है दोस्तों, गैस कोल गैसिफिकेशन मिशन और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? तो कोयले को नियंत्रित और वातावरण में सीमित ऑक्सीजन की सहायता से ईंधन की बदलने की प्रक्रिया को हम कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। ये मिशन जो है नेशनल कोल मिशन, ये 2030 तक 100 मिलियन टन जो है कोल गैसिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में कोल गैसिफिकेशन बढ़ावा देना है, आयातित गैस और रसायनों की निर्भरता को कम करना है, स्वस्थ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को पर्यावरणीय को प्रभाव को कम करना है। भारत की कोयला की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो भारत विश्व में कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है चीन के बाद। ठीक है दोस्तों, भारत के पास विश्व के लगभग 10% कोयला भंडार स्थित है और कोयले भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें, तो भारत का कोयला उत्पादन लगभग 997 मिलियन टन रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो अभी विश्व में कोयला का उत्पादन में हम कितने रैंक पे हैं? सेकंड पे हैं चीन के बाद। ठीक है दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख राज्य हैं जो कोयला उत्पादन में सबसे आगे हैं। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। परियोजना का प्रमुख लाभ क्या होगा कि हम आयात पर निर्भरता कम होगा, रासायनिक उर्वरक में उत्पादन ज़्यादा होगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, कोयले का जो है मूल्य संवर्धन जो वैल्यू एडिशन है वो होगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो सरकारी पहल हैं, जैसे कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना, भारत में नियमित औद्योगिक प्रोत्साहन को बढ़ा देना, और फिर है आत्मनिर्भर भारत 2020। कहीं न कहीं ये सारे जो कदम हैं भारत को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अभिज्ञान, है ना? अभिज्ञान जो है ये ऐप लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किया दोस्तों? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है अभिज्ञान ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ये एनसीबी द्वारा जो है विकसित है। अपराधियों की पहचान एवं तेज सटीक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिंगरप्रिंट पर आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली है एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें दोस्तों CCTNS, ICZS और डिजिटल पॉलिसिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं एक प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। तो जो CCTNS क्या होता है? ये क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है। इसकी स्थापना जो है 2009 में किया गया था और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये देश भर के पुलिस स्टेशनों को जोड़ता है। FIR, केस स्टडी, चार्जशीट वगैरह जो है इसमें डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं। रियल टाइम अपराधी का जो है नेटवर्क जो है वो डेटा साझा होता है। ICZS की बात करें दोस्तों, तो ये इंटरपोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इससे भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है।
फिंगरप्रिंट ब्यूरो की बात करें दोस्तों तो ये 1897 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में बना था। ये विश्व का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो यहाँ पर बना था। इसमें अपराधियों की संदिग्ध अज्ञात व्यक्तियों की फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड और संरक्षण किया जाता है। ये एनसीआरबी के अंतर्गत एक कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। फॉरेंसिक साइंस की बात करें दोस्तों तो जो डीएनए एनालिसिस है वो फॉरेंसिक साइंस के तहत किया जाता है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस हो गया या जो ब्लास्टिक जो कभी-कभी देखते हो कहीं पर किसी सर में ब्लास्ट हो जाता है तो उसको एनालिसिस किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी किसी भी जीव या विज्ञान या कोई भी वस्तु जो जीव जंतु है वो अगर मर जाता है तो उसका टॉक्सिकोलॉजी भी इस्तेमाल किया जाता है। साइबर फोरेंसिक भी होता है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों तो सीसीटीएसएन का जो प्रारंभ है वो 2009 में किया गया था। आईसीजेएडएक्स जो आपराधिक न्याय प्रणाली है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो 1897 में बना था। स्थान कोलकाता है। विश्व का पहला फिंगरप्रिंट जो है वो ब्यूरो भारत में ही बना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला जो फिंगरप्रिंट है वो कहाँ बना था तो भारत में बना था। एनएफआईएस का लॉन्च जो है 2022 में किया गया था। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में किया गया था गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है दोस्तों। डिजिटल पुलिसिंग क्या होता है तो स्मार्ट पुलिसिंग, ई गवर्नेंस, रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन, फास्टर क्रिमिनल ट्रैकिंग और पेपरलेस ट्रांसपोर्ट पुलिसिंग। ठीक है दोस्तों। प्रमुख पहल और संबंध क्या है तो डिजिटल इंडिया का बढ़ावा दिया जाएगा, स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, क्राइम डाटा इंटीग्रेशन होगा और सिटीजन सेफ्टी जो है इसमें ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो ये इसकी शुरुआत की गई थी। मैं बता दूं दोस्तों ये दोबारा पीडीएफ एक ही आ गया है तो कोई ना नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला खबर है दोस्तों 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 जो है 21 जून को मनाया गया। ठीक है दोस्तों। दुनिया भर में जो है 21 जून को जो है योग दिवस जो है मनाया गया। वैश्विक कल्याण का उत्सव इसको एक पहचान के रूप में दिया गया है। योग जो कि स्वस्थ संतुलन और समृद्ध जीवन का दिशा है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें दोस्तों तो प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पहला योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था और वर्ष 2026 में ये 12वां योग दिवस मनाया गया है। 190 प्लस देश जो है इसमें शामिल होते हैं। योग क्या है वैश्विक शांति और सद्भाव के माध्यम बनाता है। ठीक है दोस्तों। योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी तो ये 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएनओ में अपना भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। फिर 11 दिसंबर 2014 को जो है ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 21 जून 2015 से ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 जून ही क्यों? यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ये समर सोल्स्टिस ग्रीष्म संक्रांति भी होता है और उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे छोटी रात भी होता है। सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है इसलिए 21 जून को ये चुना गया था। 2026 की थीम की अगर बात करें दोस्तों तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है दोस्तों। योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ठीक है दोस्तों। यह थीम बेहतर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के मध्यम और दीर्घायु गुणवत्ता के लिए ये बढ़ावा देता है। यूनेस्को से क्या संबंध है दोस्तों तो 2016 में यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसके लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। यह भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की एक वैश्विक मान्यता है। योग भारत की प्राचीन धरोहर और विश्व के लिए अमूल्य उपहार है। ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए दोस्तों तो योग जो है हमारा योग के जो जनक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने योग सूत्र जो है रचना किया था। योग को अष्टांग योग का वर्णन उन्होंने किया था। उनका समय लगभग दूसरी शताब्दी था वो माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अष्टांग योग क्या होता है इसमें 8 तरह के जो अंग है उस तरह से उसका किया जाता है जैसे कि यम, समाधि, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन और नियम। ठीक है दोस्तों। आयुष मंत्रालय की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ योगा और न्यूट्रोपैथी से काम करती है। यूनानी और सिद्ध और हेमोपैथी भी इसे जुड़ा हुआ है। भारत की सॉफ्ट पावर की बात करें दोस्तों तो योग न सिर्फ एक सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम है बल्कि ये भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है। कहीं न कहीं हमारा जो वैश्विक छवि है उसको मजबूत करता है और हम योग के माध्यम से आयुर्वेद के बौद्ध धर्म इत्यादि के माध्यम से दुनिया के संस्कृति को जोड़ने का काम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो योग का क्या लाभ है तो आपको पता ही है कि क्या लाभ है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खबर क्या है। नेक्स्ट खबर है जल संरक्षित हरियाणा परियोजना। ठीक है दोस्तों। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना ने जो है इसके लिए विश्व बैंक से 4000 करोड़ रुपए की सहायता
राशि जो है उसकी मंजूरी मिली है, उसने ये ली है। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि जो हरियाणा को जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए ये 4,000 करोड़ की राशि जो है उसकी सहायता की मंजूरी मिली है। कहाँ से मिली है? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है भाई साहब हरियाणा को 4,000 करोड़ रुपया देगा, किस लिए? जल संरक्षण करने के लिए। ये परियोजना का क्या है दोस्तों? तो हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण जल प्रबंधन माना जा रहा परियोजना है। ये 4,000 करोड़ रुपया इसमें ऋण के रूप में लिया जाएगा और परियोजना का लागत दोस्तों 5,714 करोड़ रुपया है। सोच लो, लागत है 5,714 करोड़ और 4,000 करोड़ हमको विश्व बैंक से मिल रहा है। भाई साहब बोला ये 4,000 करोड़ रुपया आप दे दो, बाकी हम खुद लगा लेंगे। परियोजना का उद्देश्य है हरियाणा को वाटर सिक्योर स्टेट बनाना, सिंचाई दक्षता में सुधार करना, भू जल संरक्षण पुनर्भरण करना, जल भराव, जल की बर्बादी को कम करना, कृषि उत्पादन और कृषि आय में वृद्धि करना। अगर देखा जाए तो टोटल 1570 नहर इसमें आते हैं। पहले से जो पुनः स्थापित 892 और नए जो है 678 इसमें शामिल हैं। देखा जाए दोस्तों तो माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। लगभग 70,000 एकड़ भूमि पर जो है माइक्रो इरिगेशन जो है वो चालू किया जाएगा। भूजल संरक्षण जो है वर्षा का जल जो है उसको संचय किया जाएगा ताकि भूजल स्तर है उसमें सुधार हो सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जल संरक्षित हरियाणा की परियोजना से जुड़ा हुआ अगर हम बात करें दोस्तों तो वाटर सिक्योरिटी इससे जुड़ा हुआ है, एसडीजी जुड़ा हुआ है और वर्ल्ड बैंक ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ा हुआ है। वाटर सिक्योरिटी की बात करें तो सभी के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था करना, सुरक्षित और स्वच्छ जल की उपलब्धता करना, भविष्य के लिए जल संरक्षण करना। एसडीजी की बात करें दोस्तों तो ये होता है क्लीन वाटर, है ना, सैनिटेशन, है ना, यानी कि एसडीजी 2 है जीरो हंगर और एसडीजी 30 है क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड बैंक जो कि इस योजना को संरक्षित कर रहा है, जो योजना को पैसा दे रहा है, इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। ये कहाँ पर इसका मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में है। 180 प्लस देश हैं और इसको जो स्थापना किया था वो जो डेवलप कंट्री है उसके द्वारा इसको स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ और वर्ल्ड बैंक के जो कुछ प्रमुख ग्रुप हैं जैसे IBRD, IDA, IFC, मिगा और ICAID। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है सुरक्षित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित फुटपाथ पर चलना हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत जो है सुरक्षित पैदल आवागमन को माना अपना अधिकार। दोस्तों सवाल है ये कि आपका वोट देना क्या मौलिक अधिकार है? अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्या मौलिक अधिकार है वोट देना? ठीक है दोस्तों, सवाल दिमाग में आया क्योंकि अगर सुरक्षित फुटपाथ पर चलना एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आर्टिकल 1 के तहत जो है ये माना कि सुरक्षित चलना एक इंसान का मौलिक अधिकार है। तो आप क्या बताएंगे कि जो हमारा वोट देना है वो क्या वो मौलिक अधिकार है या कुछ और है? ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21 की बात करें दोस्तों तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय है कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और राज्य और स्थानीय निकाय की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो फुटपाथ पर सुरक्षित, सुगम और अतिक्रमण मुक्त रखें। पैदल यात्रियों की सुरक्षा राज्य के कर्तव्य के दायरे में आती है, चाहे वो दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, बच्चे हो, सभी के लिए सुरक्षित सुगम मार्ग की उपलब्ध होना जरूरी है। आर्टिकल 21 की बात करें दोस्तों तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, स्वास्थ्य का अधिकार देता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है, आवास का अधिकार देता है और सुरक्षित आवागमन का अधिकार भी देता है। पैदल यात्री की बात करें दोस्तों तो सुरक्षित, चौड़े और समतल फुटपाथ होना जरूरी है। दुर्घटना से सुरक्षा का अधिकार है। औरत मुक्त बिना अतिक्रमण वाला मार्ग होना चाहिए और सभी के लिए समान पहुंच होना चाहिए। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो ये हमारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये संविधान का उपचार आर्टिकल 30 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 232 क्या है दोस्तों? तो ये एक संवैधानिक उपचार का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार कौन कौन से है दोस्तों? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में आर्टिकल 21 पूछ सकता है, ये राइट टू लाइफ है। पार्ट 3 पूछ सकता है, ये फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 है। आर्टिकल 32 जो कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। ठीक है दोस्तों, और ये संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कजाओ इसी गुरु का नया उपन्यास जो वो जारी हुआ है। कजाओ
इशुगुरो का नया उपन्यास जारी हुआ है, ये न्यूज़ में आया है। 2017 के नोबेल प्राइज़ विजेता हैं और जो एक लिटरेचर है, वो इस बार फिर से चर्चा में हैं क्योंकि उनका एक बुक है काजुओ इशुगुरो जो कि जारी हुआ है, उपन्यास, है ना? काजुओ इशुगुरो कौन है? तो इनका जन्म जो है 8 नवंबर 1954 को हुआ था। इनका जन्म जो है नागासाकी, जापान में हुआ था। ये ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त उपन्यासकार हैं। समकालीन विश्व साहित्य के एक सबसे प्रभावी लेखक माने जाते हैं। मानवीय भावनाओं, स्मृति, समय और पहचान पर आधारित लेख लिखते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2017 की बात करें दोस्तों, तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा ये सम्मानित किया गया था। मानव जीवन की गहराई और भ्रम वास्तविकता संबंधों में उजागर करने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व साहित्य में एक विशिष्ट योगदान भी दिया जाता है। कुछ और मेजर वर्क हुआ है, जैसे कि द रोमांस ऑफ द डे, इसको जो है बुकर प्राइज जो है वो मिल चुका है। नेवर लेट मी गो 2005, इसको जो है साइंस फिक्शन उपन्यास के रूप में भी देखा गया है। द बरीड गेम्स, ये इसको जो है फैंटेसी फिक्शन के रूप में भी देखा गया है। कालरा एंड द सन, ये एआई एंड रोबोटिक्स पर आधारित मानव एवं मशीन के भावनात्मक संबंध के बारे में दिया गया और फिर एक नया उपन्यास इन्होंने लिखा है, हाल ही में जारी किया है साहित्य जगत में। तो ये इनकी कुछ प्रमुख जो है मेजर कृतियां हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो इसकी जो समकालीन विश्व के प्रमुख लेखक हैं, ये स्मृति, पहचान, समय, मानवीय भाषाओं का मुख्य विषय है। बुकर प्राइज से सम्मानित कृति द रिमेन ऑफ द डे और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2017, तो इनको बुकर भी मिल चुका हुआ है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। जापान से ब्रिटेन का इनका सफर हुआ, जापान में जन्म हुआ और अब ब्रिटेन में अपना उनका घर है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए दोस्तों नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें, तो जो नोबेल प्राइज है वो अल्फ्रेड नोबेल का एक महत्वपूर्ण जो है उनके याद में दिया जाता है, एक साहित्यिक पुरस्कार भी है। और ये जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत 1901 में किया गया था। संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल। फाउंडेशन स्थापना 1900 में हुआ था। हर साल इसको दिया जाता है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये मृत्यु के बाद भी जो है उपलब्धि के लिए मिलता है। नोबेल प्राइज की बात करें दोस्तों, तो भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक में। तो आर्थिक शुरुआत से नहीं था, इसको 1969 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नोबेल प्राइज की विशेष तथ्य की बात करें दोस्तों, तो नोबेल प्राइज जो है अन्य पुरस्कार से अलग है। इसकी जो स्थापना है वो नॉर्वे में किया गया था। प्रदानकर्ता नॉर्वे जो नोबेल कमेटी है वो देता है। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 21 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। लगभग 355 पेटेंट इन्होंने करा रखा है। इनकी इच्छा से ही नोबेल प्राइज जो है इसका स्थापना किया गया था। कुछ दुनिया के महत्वपूर्ण अन्य पुरस्कार हैं, जैसे बुकर प्राइज जो कि 1969 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसमें उपन्यास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध के लिए दिया जाता है। फिर है दोस्तों पुलिट्जर प्राइज, जो यूएसए के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था और ये साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जानीपत जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि भारत का ही महत्वपूर्ण साहित्य के विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है, 1955 में शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण देश की बात करें दोस्तों, तो स्वीडन जो कि जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, इसका राष्ट्रीय संसद है, संवैधानिक राजतंत्र है, मुद्रा जो है स्वीडिश कोरोना है। ठीक है दोस्तों, जापान की बात करें तो टोक्यो नेशनल डाइट इसकी संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों, और इसकी मुद्रा येन है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें दोस्तों, तो लंदन है, इसकी संसद को हम हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। इसकी मुद्रा पाउंड है। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।